नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। राजनीति में जिसे मौका मिलता है वह अपने विरोधी को गच्चा दे देता है, वह चाहे एक ही पार्टी का ही नेता क्यों ना हो या फिर विरोधी दल के नेता। यह वह मौजूदा दौर की राजनीति में एक स्थापित मान्यता के रूप में देखा जाता है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के विधानसभा में और देश की सबसे बड़ी पंचायत तक गच्चा पॉलिटिक्स की गूंज रही। माता प्रसाद पांडे को उत्तर प्रदेश विधानसभा में नेता विरोधी दल बनाए जाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव पर तंज किया कि इस बार फिर भतीजे ने चचा को गच्चा दे दिया, क्योंकि भतीजा चचा से भयभीत रहता है। जब नंबर शिवपाल यादव का आया तो उन्होंने भी पलटवार किया और कहा कि हम तो 3 साल आपके भी संपर्क में रहे, आपने भी हमें गच्चा दिया। माता प्रसाद पांडे सीनियर व्यक्ति हैं, उनका नेता प्रतिपक्ष बने रहना या बनना किसी को अखरा नहीं है। अलबत्ता शिवपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आगाह भी किया विधानसभा के अंदर कि आपको तो आपका डिप्टी सीएम ही गच्चा देने वाला है उपचुनाव के बाद। उसके बाद विधानसभा में ठहाके गूंज गए। भले ही ये बात लाइट मोड में थी, लेकिन पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों तरफ से ये गच्चा पॉलिटिक्स के इशारे बहुत दूर तक राजनीति को साधने की कोशिश रही। दिल्ली में भी लोकसभा में अग्निवीरों पर बोलते हुए अखिलेश यादव और भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर के बीच काफ़ी नोकझोंक हुई और अखिलेश यादव ने इसी दरमियान उत्तर प्रदेश में भाजपा की करारी हार के जख्मों को एक बार फिर से कुरेद दिया, ये यूँ कहें कि खरोंच दिया, और कहा कि अब भाजपा के बड़े नेता आपस में एक दूसरे को नमस्कार भी नहीं करते, दुआ सलाम तक नहीं कर रहे हैं। किसने यूपी में हराया आपको, वो कह रहे हैं कि जिसने आपको यूपी में हराया उसे आप हटा नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव का लोकसभा में दिया गया ये बयान इशारा क्या करता है, इसलिए किसे टारगेट करता है, वो इसको लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गर्म है। अखिलेश यादव ने किसकी तरफ यह इशारा किया है, ये चर्चा भी महत्वपूर्ण मंथन में होगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ निकल कर ये आई है कि अब केशव मौर्य के बाद अखिलेश यादव का जो प्लान योगी है, क्या वो योगी पर आक्रमण कर रहे हैं। ये जो इशारा राजनीतिक लोग इसे डिकोड कर पा रहे हैं, ये इशारा योगी की तरफ था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी संगठन की रिपोर्ट में कहा गया कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की सरकार है, उसने सहयोग नहीं किया। उसने इसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी और एक राजनीतिक व्यक्ति तो ये भी दावा कर रहे थे कि उसमें ये कहा गया कि योगी जी ने ऐसा किया है। खैर, वो भाजपा की आंतरिक रिपोर्ट है, चूँकि मेरे हाथ में नहीं है, इसलिए मैं दावे के साथ में कुछ नहीं कह सकता। इस गच्चा पॉलिटिक्स के बीच में दिल्ली से लखनऊ तक और लखनऊ से दिल्ली तक ये पॉलिटिक्स चली, और इसमें एक विधेयक बड़ा महत्वपूर्ण उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेश किया, वो है धर्मांतरण विधेयक। 2020 में इसे पास किया गया था और इसमें सज़ा 10 साल की थी, लेकिन अब योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ये विधेयक आज फिर विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया और ये यूपी धर्म परिवर्तन विधेयक को पारित भी किया गया। संशोधित विधेयक है जिसमें अब उम्र कैद की सज़ा होगी, और ये वही वाला विधेयक है जिसे कहा गया कि लव जिहाद रोकने के लिए वो ऐसा करने जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इसको लेकर अभी पॉलिटिक्स काफ़ी गर्म हुई। ये कहा गया कि भाई लव जिहाद के मामले कहाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो लव जिहाद, पहले कांवड़ यात्रा पर वो आदेश, अब लव जिहाद विधेयक। क्या योगी आदित्यनाथ अपनी हिंदुत्व वाली छवि के जरिए, जो उनकी कट्टर हिंदुत्व की छवि है, क्या वो इसीलिए इस तरीके के फैसले कर रहे हैं, एक ऐसा अपने इर्द गिर्द चक्रव्यूह रचना चाहते हैं कि उसे कोई भेद न सके?
आज जो हमारा मंथन का मुख्य किरदार के रूप में हम लेते हैं किसी विषय को, तो आज वो है गच्चा कितना सच्चा। गच्चा कितना सच्चा। और इसमें एक और फ्लेवर देखने को मिला कि चच्चा को किसने दिया गच्चा, वो चच्चा तक है, लेकिन चच्चा ने कहा कि भाई आपको भी गच्चा मिलने वाला है। तो आज ये गच्चा गोल 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 विधानसभा से लेकर लोकसभा तक घूमता रहा और अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर भी निशाना लगा दिया। भाजपा की बेंच की तरफ इशारा करके कहा कि जिसने आपको यूपी में हराया उसे आप हटा नहीं पा रहे हैं। इस शब्द के बहुत मायने हैं। पहले वो केशव प्रसाद मौर्य को लगातार टारगेट कर रहे थे और अब उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली से निशाना लगाया है। गच्चा पॉलिटिक्स क्या है, निशाना क्या है, एक रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में अब बात गच्चा जच्चा पर आ गई है। आलम यह है कि सदन में ये हालात हो गए हैं कि कौन किसको कितना घेर सकता है, कितना भारी हो सकता है और अपनी धाक जमा सकता है, और इस पर पूरी तरह से कंपटीशन चल रहा है। अब देखिए, विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिवपाल यादव को नेता विपक्ष नहीं बनाए जाने को लेकर तंज कसा। सीएम ने कहा कि चाचा हर बार गच्चा खा जाते हैं। पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। उनके इस बयान पर सदन में मौजूद चाचा शिवपाल ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि गच्चा तो आपने भी मुझे दिया। शिवपाल इतने पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि 2027 में दोनों डिप्टी सीएम आपको गच्चा देंगे। जब आपने गच्चा दिया तो उत्तर प्रदेश इस चुनाव में पीछे रह गया, बहुत पीछे चला गया। समाजवादी पार्टी आगे हो गई। और फिर अब देख लेना, 27 में समाजवादी पार्टी फिर से हरा देगी और आपके जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो आपको फिर गच्चा देंगे। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा मुखिया अखिलेश ने कहा कि उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया है। ने कहा कि सिर्फ चाचा को गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया, कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। वहीं यूपी विधानसभा में ओम प्रकाश राजभर सपा की तरफ से पूछे गए सवाल जवाब देने के लिए खड़े हुए। अंग्रेजी में लिखी फाइल पढ़ने में वो अटकने लगे तो सपा विधायक महबूब अली ने कहा कि मंत्री जी ये नहीं कह पा रहे हैं कि उन्हें दिक्कत हो रही है। सुनिए जरा। जियो मैं आपको दे देता हूं, जियो की कॉपी माननीय सदस्य को। ये इट इज हरवेली इन्फॉर्म दैट दी SPM same was approved till the final year 2021-522 only all। माननीय मंत्री जी, आप माननीय सदस्य को ये जियो पहुंचा दीजिएगा। माननीय मंत्री आप जियो पहुंचा दीजिएगा। स्पष्ट ये नहीं कह सकते मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा तो क्या दिक्कत है? नहीं ऐसा नहीं है। चलिए अगला प्रश्न सीधा प्रश्न। माननीय महबूब जी, माननीय मंत्री जी। इसके इतर 2 वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं, जिसमें केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी मोर्चा की बैठक में शामिल होने पर पहुंचे हुए थे, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ को भी शामिल होना था, लेकिन बैठक शुरू होने से पहले ही केशव प्रसाद चलते बने। हालांकि इस वीडियो को लेकर केशव प्रसाद की ओर से सफाई भी आई। वहीं दूसरी तस्वीर पर भी काफी चर्चाएं हुई।
दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम को लेकर पीएम ने बैठक बुलाई थी, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होने पहुंचे। जैसे ही पीएम के साथ तमाम दिग्गज पहुंचे तो सीएम योगी आदित्यनाथ राजनाथ और पीएम को नमस्कार कर अभिवादन किया, लेकिन वहीं अमित शाह से दूरी बनाते दिखाई दिए। जैसे ही अमित शाह उनके पास से गुजरे तो वो नजरअंदाज करते दिखाई दिए। ऐसा लग रहा था कि नाराजगी का गुबार कहीं न कहीं सीएम को अंदर ही अंदर झकझोर रहा है। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने अमित शाह को नजरअंदाज कर दिया और उनके इस रवैये को लेकर अखिलेश यादव ने तंज कसा है। सुनिए जरा। दर्द में बताता हूँ, माननीय सदस्यों से मैं आग्रह कर रही हूँ, सभापति महोदय, दर्द में बताता हूँ, दर्द में बताता हूँ। बजट पर चर्चा करिए माननीय, प्लीज बजट पर चर्चा सभापति जी, करिए। दर्द में बताता हूँ। देखिए दर्द बात पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। सभापति महोदय, उत्तर प्रदेश से जब से हारे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है। तकलीफ वो है आपको। कंप्लीट करिए। वो वीडियो हमने देखा है कि कोई किसी को नमस्कार नहीं कर रहा है, कोई किसी को देख नहीं रहा है। चलिए, धन्यवाद माननीय। और जो अपने आप को बहुत ताकतवर कहते थे, बहुत ताकतवर कहते थे आप अपने आप को, जिसने हराया उसको नहीं ये हटा पा रहे हैं। अब बात समझ में नहीं आई ना? माननीय जिसने हराया उसको नहीं हटा पा रहे। कुल मिलाकर अगर बात करें विधानसभा और लोकसभा की तो पूरा हंगामे से भरा रहा। जच्चा और गच्चा को लेकर पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हावी रहे। खासतौर पर नए नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर हंगामा चरम पर रहा। बता दें कि पहले विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ही थे, लेकिन अब वो कन्नौज से लोकसभा के सांसद चुने गए हैं और निचले सदन में अपनी पार्टी के नेता भी हैं। उन्होंने करहल विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया था, जिसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष का पद भी छोड़ दिया था। अब उनकी जगह यूपी विधानसभा में समाजवादी पार्टी की ओर से सिद्धार्थनगर जिले की इटावा सीट से विधायक माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष चुना गया है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि या तो ये जिम्मेदारी शिवपाल यादव को सौंपी जाएगी या फिर किसी पिछड़े वर्ग से आने वाले नेता को, लेकिन अखिलेश यादव ने माता प्रसाद पांडे को नेता प्रतिपक्ष बनाकर सभी अटकलों पर विराम लगा दिया और यहीं से शुरुआत हुई। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। अखिलेश यादव जिस नमस्कार दुआ सलाम का इशारा कर रहे थे, वो जरा तस्वीर दिखा दी जाए। वो जब अभी मुख्यमंत्रियों के जो एक सम्मेलन दिल्ली में हुआ था, मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी जिसमें प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता उसकी की थी, उसका ये दृश्य है। चूँकि हमारे सहयोगी उस वक्त जिस वक्त ये जिक्र हो रहा था दिखा नहीं पाए। अमित शाह हैं और ये योगी आदित्यनाथ राजनाथ सिंह को नमस्कार कर रहे हैं। अमित शाह जी आगे निकल गए। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये इसके तस्वीर के मायने जो विरोधी दल के नेता वो तो निकालते ही हैं। तो इस तस्वीर का भी जिक्र कर रहे हैं कि लोगों ने अब नमस्कार करना बंद कर दिया है और कह रहे हैं जिसने हराया उसको हटा नहीं पा रहे हैं। तो अब निशाना अखिलेश यादव का जो प्लान योगी है वो दिख रहा है और बहुत सारी बातें हैं। मुझे ऐसा लग रहा था कि अखिलेश यादव ने इशारे में बहुत सारी बातें कही हैं, लेकिन अखिलेश से पहले शिवपाल ने ही कह दिया है वहाँ पर कि बिल्कुल विधानसभा में उन्होंने कह दिया है योगी की तरफ इशारा करके कि आपने अगर गच्चा नहीं दिया होता तो हमारी सफलता इतनी नहीं होती। उसका मंतव्य यही था। वो कह रहे कि आपने गच्चा दे दिया पार्टी को। तो कुल मिलाकर ये एक सोची समझी रणनीति के तहत योगी को विपक्ष घेर रहा है और बाण दिल्ली से भी छोड़े जा रहे हैं। इसी पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा में इस विषय को और भी शामिल करेंगे कि जो धर्मांतरण विधेयक है कि धर्मांतरण रोकने के लिए 2020 का वो विधेयक था, धर्म परिवर्तन के खिलाफ जो विधेयक लाकर पास कराया गया था 2020 में, उसमें सज़ा कम थी, उसकी सज़ा बढ़ाई गई और नए सिरे से संशोधित विधेयक को पेश किया गया है। तो इस पर इसको किस एंगल से देखेंगे, इस चर्चा का एक हिस्सा उसको भी रखेंगे। लेकिन मुख्य रूप से आज जो चर्चा है वो गच्चा पॉलिटिक्स पे है। गच्चा पॉलिटिक्स के जरिए बड़े बड़े दूर दूर कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, बहुत लंबे लंबे तरीके से इसको सारी चीज़ों को समझाया गया है और उसको साधने की कोशिश की गई है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमरदीप त्रिपाठी भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद अमरदीप त्रिपाठी।
अजीम अख्तर साहब इस देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। बिलाल सब्जवारी इस देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अरसे के बाद हमारे साथ जुड़े हैं। बिलाल भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। और उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने समझाने वाले और बहुत बेबाक तरीके से बिना डर भय के अपनी बात रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार विश्लेषक संजय श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। अमरदीप त्रिपाठी जी, आज तो खुल के विधानसभा में शिवपाल ने भी कह दिया कि अगर आपने योगी जी गच्छा नहीं दिया होता तो हम लोग सपा, आपने गच्छा दिया इसलिए हम लोग 1 नंबर की पार्टी हो गए। तो अब तो जिस तरह अखिलेश लोकसभा में कह रहे थे कि भाई जिन्होंने उत्तर प्रदेश में हराया वो उनको हटा नहीं पा रहे हैं, भाजपा की बेंच की तरफ इशारा उन्होंने किया। लेकिन जब मैंने अभी शिवपाल जी को बड़ी गंभीरता से सुना, बहुत ध्यान से, क्योंकि उनको ध्यान से सुनना भी बहुत बड़ा काम है, तभी आप समझ सकते हैं। तो शिवपाल जी को जब मैंने ध्यान से सुना तो वो अखिलेश जी से पहले ही विधानसभा में वो आक्रमण कर चुके थे। योगी जी ने जरा सा उनको तंज किया तो उन्होंने बस सूद ब्याज सहित पूरा हिसाब निकाल दिया कि भाई मैं आपके साथ 3 साल भी संपर्क में था, आपने मुझे गच्छा दिया। साफ तौर पे उन्होंने, चच्चा ने कहा कि आपने भी गच्छा दिया, तो आप ये तो कहो मत कि भतीजे ने गच्छा हमें दिया है। और उन्होंने कहा आपने अपनी पार्टी को गच्छा दे दिया योगी जी, तब हम 1 नंबर की पार्टी आ गए। तो ये इस तरह की स्थिति हो रही है। और पार्टी के अंदर केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक ये खुद ही गच्छा दिए पड़े हैं मुख्यमंत्री जी को। अभी ओबीसी मोर्चे की बैठक थी तो उसमें आपको पता ही होगा, तो उसमें केशव जी ने कहा कि हाँ हम अति आत्मविश्वास में हारे। ये बात पहले दिन डे 1 समीक्षा जिस दिन हुई थी, डे 1 योगी जी का ये टेक था, सिर्फ और सिर्फ योगी जी कह रहे थे कि हम अति आत्मविश्वास में हारे। और केशव जी कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, प्रशासन ने बहुत खराब काम किया, बहुत सुना नहीं गया, इस वजह से हम हारे। लेकिन जैसे ही वो दिल्ली गए, कहा सुना तो ये भी जाता है कि बहुत डांट फटकार हुई, लेकिन पता नहीं हुई कि नहीं हुई। लेकिन वहाँ के बाद जब वो आए ओबीसी मोर्चा की बैठक में तो उन्होंने कहा कि ना सरकार थोड़ी चुनाव लड़ती, सरकार थोड़ी जिताती है, वो तो संगठन चुनाव लड़ता है, संगठन जीतता, संगठन जिताता है, और हम अति आत्मविश्वास में हारे। तो परोक्ष रूप से उन्होंने सरकार को भी क्लीन चिट दे दी। लेकिन उसी कार्यक्रम में जब उद्घोषणा होने लगती है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, वैसे ही दोनों डिप्टी सीएम उठकर निकल लेते हैं। अब इसको क्या कहा जाए? आपकी पार्टी में तो मुझे लगता है बड़ी घोर अनुशासनहीनता है। एक हार की वजह से इतना ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। भाई और भी पार्टी हारते, कांग्रेस को तो अब तक जाके समुद्र में कूद जाना चाहिए था, इतनी बार वो हार गई पार्टी। आप लोग एक हार में ये हालत है, छिन्न भिन्न है। और ये तो नया खुलासा है कि भैया योगी जी ने ही गच्छा दे दिया। चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी जी, चौहान साहब भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासन जो है को मेंटेन करने वाली पार्टी, यहाँ पे अनुशासनहीनता का कोई जगह नहीं है। और अगर आप देखेंगे आदरणीय माता प्रसाद पांडेय जी को जो है प्रतिपक्ष नेता अगर समाजवादी पार्टी ने बताया, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को भी इससे कोई गुरेज नहीं है और समाजवादी पार्टी को भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीनियर लीडर है। हम लोगों का जन्म नहीं हुआ होगा तब से ये जो है भारतीय राजनीति में, उत्तर प्रदेश के राजनीति में है। लेकिन जो गच्छा की बात हो रही है, तो गच्छा तो निश्चित रूप से चच्चा को गच्छा मिला है, भतीजे ने चच्चा को गच्छा दिया है। क्योंकि आप पिछले 2017 के पहले भी अगर देखेंगे तो जिस प्रकार से जो है चच्चा को जो है दरकिनार किया, चच्चा फिर इधर उधर भागते रहे, और भागने के बाद में उन्होंने फिर भारतीय जनता पार्टी से भी संपर्क करने का प्रयास किया, क्योंकि ये मौका परस्त है। चच्चा कभी भी मौके को छोड़ते नहीं है। अब जब यहाँ पर इनकी दाल नहीं गली तो फिर वापस चले गए, और इनको लग रहा था चच्चा को कि निश्चित रूप से प्रतिपक्ष नेता बनाया जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा ये लोग, आप लोग अपने आप एज्यूम कर लेते हो, आप लोग खुद एज्यूम कर लेते हो कि इनको ये बनाया जाएगा, उनको ये बनाया जाएगा। अरे महाराज, अपने गच्चे की देखो, आपकी पार्टी को कितने लोग गच्छा दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री ने गच्छा दिया, शिवपाल यादव ने कहा मुख्यमंत्री ने गच्छा दिया, ठीक है। और आपके दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री को गच्छा दे रहे हैं। चच्चा की कहां लिए पड़े हो? आपके पास तो गच्छा ही गच्छा है।
देखिए चौहान साहब, हमारे यहाँ अब गच्चा नहीं है। आप लोगों की बड़ी बेहतरीन आदत है, मैं बड़ी प्रशंसा करता हूं कि आप मूल प्रश्न से डाइवर्ट करके नेहरू पर ले जाओगे या फिर 2014 से पहले ले जाओगे। मूल प्रश्न की बात नहीं करोगे, अपने घाव नहीं देखोगे जो अखिलेश यादव रोज कुरेद देते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है। आप देखिए 2024 के इलेक्शन के बाद 22 तारीख से लोकसभा चल रही है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि भाई साहब राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने आप लोगों के घाव को कुरेदा ना हो और आप पत्रकारों तक को आपको पिंजड़े में बंद करना पड़ा, ये हालत हुई। चौहान साहब देखिए, अखिलेश यादव जी के बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लेंगे भाई, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के नेता हैं, बहुत बड़ी पार्टी है, आपसे बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में, देश की तीसरे नंबर की पार्टी, क्यों नहीं गंभीरता से लेंगे? आपके कहने से गंभीरता से ले लेंगे। और अगर वो गंभीर नेता नहीं होते तो 37 सीटें नहीं जीत पाते वो भाई, ये कैसे नहीं लेंगे गंभीरता से? साहब उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी एक झूठ परोसने का कार्य कर रहे हैं। गच्चे की बात अगर करेंगे, इन्होंने इनके सरकार 2017 के पहले जितनी बार ये सत्ता में रहे, लोगों को बरगला बहका के झूठ बोल के झूठ परोसने का हमेशा काम करते रहे हैं। झूठ नहीं चलेगा, ना अखिलेश यादव जी का झूठ चलने वाला है, ना राहुल गांधी का झूठ चलने वाला है। अपनी पार्टी को देखोगे नहीं आप, अपनी पार्टी के गच्चा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, आप उसको नहीं देखोगे कि केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक योगी जी को बच्चा दे रहे हैं, और साफ तौर पर दिख रहा है कार्यक्रम में। भाई ऐसा कहीं होता है क्या? ये तो नाफरमानी है। एक राज्य का मुख्यमंत्री आ रहा हो और आप उठकर चले जाएं, ये तो बदसलूकी है, इसे कहेंगे हम। योगी जी को तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ, बदसलूकी है भाई। और योगी जी ऐसे नेता हैं, आपको तो पता ही होगा, आपकी पार्टी के नेता हैं, वो लिखा पढ़ी बहुत मजबूत करते हैं, वो लाल कलम से रजिस्टर भरते रहते हैं और फिर समय आने पर एकदम हिसाब कर देते हैं। तो इन दोनों डिप्टी सीएम को तैयार भी रहना चाहिए हिसाब किताब के लिए। एक उदाहरण चौहान साहब, एक उदाहरण देना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी ने एक पीडीए फार्मूला लेके आई। कभी वो कहती है कि पीडीए का मतलब होता है, ये मतलब अल्पसंख्यक होता है। अब जब जो है इटवा के जो है आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी को जब नेता प्रतिपक्ष बना देती है तो अल्पसंख्यक से उसको अगड़ा कर देती है। ये समझ नहीं, अखिलेश यादव की एक पुरानी बाइट आप निकाल कर देख लीजिए, आपके पास नहीं होगी, मैं भेज दूंगा। मैंने पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम किया, संजय श्रीवास्तव उस कार्यक्रम में थे, और उस कार्यक्रम में अखिलेश से सवाल पूछा गया था कि जब पीडीए बनाया था, पहले दिन पीडीए यात्रा का समापन था लखनऊ में, तो उनसे पूछा गया था कि भाई साहब ए का मतलब अल्पसंख्यक, तो उन्होंने कहा था ए का मतलब आधी आबादी, ए का मतलब अगड़ा, ए का मतलब अल्पसंख्यक। तो वो अभी नहीं लेकर आ गए कि माता प्रसाद को बना दिया तो ए में उन्होंने ब्राह्मण लेकर आ गए, वो पहले से इस बात को कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। चौहान साहब यही तो दोहरा चरित्र है अखिलेश यादव। दोहरा चरित्र क्या है? ये तो राजनीति है। दोहरा चरित्र क्या है? मतलब अखिलेश यादव करे तो दोहरा चरित्र, और आप करो तो भैया ये चाणक्य का मास्टर स्ट्रोक। वाह भाई वाह, क्या बात है। कभी दलित कहते हैं, पीडीए में दलित का उत्थान की बात करते हैं, लेकिन जब सत्ता में आते हैं तो 2 डी लग जाता है। डी का मतलब दलित और 1 डी का मतलब होता है दलित का दोहन। जब सत्ता में समाजवादी पार्टी रहती है तो दलित का दोहन करती है, 2 डी लगाती है। और आज सत्ता से अब कोई सुन नहीं रहा, ये बातों को कोई सुन नहीं रहा है। इतना 41% वोट दिया उत्तर प्रदेश में दलितों ने, ले चार्ट निकाल कर देख लेना, अमरदीप त्रिपाठी। अब इन बातों को कोई सुन नहीं रहा, दोहरा चरित्र। अब राजनीति धीरे से शिफ्ट हो रही, बदल रही है। मुझे एक ब्रेक का इशारा हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जाऊंगा। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो चंचल यादव से जवाब लूंगा, फिर बहुत सारे हमारे मेहमान हैं, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करेंगे। गच्चा कितना सच्चा और बीच में आ गए चच्चा। कुल मिलाकर आज बड़ी ह्यूमरस पॉलिटिक्स लोकसभा से लेके विधानसभा तक हुई, लेकिन इसके संदेश बड़े गंभीर हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता चंचल यादव जुड़े हुए हैं। ब्रेक से पहले अमरदीप त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी ये करती, वो करती, दलितों को पता नहीं उत्पीड़न करती, पीडीए का कोई मतलब नहीं है, ए का मतलब पहले अल्पसंख्यक बताती है, फिर अगड़ा बताने लगती है। चंचल यादव, बार बार क्यों रंग बदलते रहते हो आप लोग?
देखिए दुर्गेश जी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने बड़ी बेबाकी से कई सारी बातों का जवाब दिया और पीडीए का आपने मतलब बता दिया, और हमारे पार्टी का जो पीडीए का जो फार्मूला था उसको भी आपने एक्सप्लेन कर दिया है। तो मुझे आगे ज्यादा बताने की, लेकिन ये बात जरूर बताऊंगा, हमारे बीजेपी के साथियों को झूठ बोलने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे लोगों को गुमराह किया जाए, कैसे लोगों को जो है डिमोरलाइज किया जाए, कैसे लोगों को बांटा जाए, कैसे लोगों को धर्म से धर्म में, जाति को जाति में लड़ाया जाए। अब मुझे एक बात बताइए, अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि सपा के लोग झूठ परोसते हैं। अरे बताओ दोस्त, अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी कल ओबीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग में उन्होंने कहा कि हमने पिछड़े समाज के लोगों को जो नौकरियां अभी तक हमने दी है उसमें 60% नौकरी ओबीसी को दिए। अब बता दो त्रिपाठी जी, झूठ है गलत सही है? अब आंकड़े हैं 69,000 शिक्षकों की भर्ती में 27% आरक्षण का जो है पालन नहीं हुआ। उसके लिए माननीय हाई कोर्ट से लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से लेकर सबने लताड़ लगाई। और तो और जो आपने पिछड़ा वर्ग आयोग को जो है संवैधानिक दर्जा भी दे दिया है, उन सब लोगों ने भी आवाज उठाई, लेकिन आपके कान पर जूं तक नहीं रहेगा, क्योंकि कारण आपका है कि आप चाहते नहीं हो। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल झूठ परोसने काम करते हैं। आपको दुर्गेन्द्र सर याद होगा, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब उन्होंने कहा कि 86 में 56 यादव हो गए थे, आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे नेता हैं, उन्होंने सदन में कहा कि आदरणीय मुख्यमंत्री इसको पटल करिए, और आज तक आपका मुख्यमंत्री पटल नहीं कर पाया। क्या बोलते हो आप लोग? झूठ बोलने का काम करते हो, खाली गुमराह करने का काम करते हो। और जब सच्चाई नहीं होती है तो बीजेपी के लोग केवल जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। दूसरी बात मैं बता रहा हूं, आपने एक बात का जिक्र किया, गच्चा देने की बात। बीजेपी वो पार्टी है जिन जिन पार्टियों से गठबंधन किया और जिन जिन पार्टियों ने बीजेपी को ऊपर पहुंचाने का काम किया, उन पार्टियों के साथ पीठ में छुरा भोंकने का काम किया बीजेपी ने। आप महाराष्ट्र में चले जाओ, शिवसेना ने भी, जो शिवसेना आपका बड़ा भाई वहां महाराष्ट्र में था, आपने शिवसेना को तोड़ करके दो फाड़ में कर दिया, उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया। आपने जेडीयू का आपने क्या हालत कर दिया आज के समय को याद होगा। आपने हरियाणा के अंदर इनेलो को तोड़ करके आपने एक भतीजे से आपने गठबंधन किया, उसके पीठ में छुरा घोप दिया बाद में। और आपने देखिए पंजाब से लेकर के कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसको बीजेपी के लोगों ने उसको जो तबाह करने का काम ना किया, उसको पीठ छुरा भोगने का काम न किया हो। ठीक है, और आप हमको ज्ञान दे रहे हो। दूसरी बात मैं दुर्गेन्द्र सर बता दूं, आज हालत यह है, अनुपूरक बजट आया है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी कौशल विकास की बात कर रहे हैं और लोगों को नौजवानों को जो है कौशल के माध्यम से रोजगार देने, ट्रेन करके रोजगार देने की बात कर रहे हैं। अभी आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, 4-5 दिन पहले ही आई है। त्रिपाठी जी बड़ी ईमानदारी से बताना कि 50% से ज्यादा नौजवान स्किल्ड नहीं है। जो आप पूरे दुनिया में ढिढोरा पीट रहे थे, सोशल मीडिया से लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया, इतने प्रचार प्रसार, मोदी जी का नूरानी चेहरा होर्डिंग स्किल इंडिया चिल्लाते थे, उस स्किल इंडिया का ढिढोरा पीटने के बाद आज हमारे देश में 80% युवा बेरोजगार है। उस 80% में आपका आंकड़ा है, आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट जो आई है उसका आंकड़ा है कि 50% लोग स्किल्ड नहीं है। ठीक है चंचल यादव, मैं लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा। बिलाल साहब को चर्चा में शामिल करते हैं। बिलाल सब्जवारी जी आपकी तरफ रुख कर रहे हैं। संसद और विधानसभा दोनों बड़ी जबरदस्त गर्म है। आवाज तो पूरे दिन गच्चा पॉलिटिक्स रही, लेकिन मैं देख रहा हूं जब से लोकसभा राज्यसभा शुरू हुई है और जब से विधानसभा शुरू हुई, विपक्ष एक ट्रेंड पर चल रहा है। वो मुद्दे पकड़ के सरकार पर लगातार हमले कर रहा है, उसे मजबूर कर रहा है। अब आज सुबह से समाजवादी पार्टी ने बनाकर रखा था कि मुख्यमंत्री जी पर सीधे आक्रमण करेंगे, तो अखिलेश ने कहा भाई जिसने आपको हराया उसे हटा नहीं पा रहे हो, चर्चा करें, आप अगर नहीं हराते तो हम एक नंबर की पार्टी नहीं बनते। तो इस तरह की बातें हो रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी एक दूसरे को गच्चा दिए पड़े हैं लोग। इस पूरे राजनीतिक परिस्थिति पर जरा आप अपनी पैनी दृष्टि डालिए, दर्शकों को समझाइए कि क्या चल रहा है। बिलाल साहब, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। हाँ देखिए दुर्गेन्द्र जी, दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से पिछड़ी जातियों की गोलबंदी और समाजवाद की राजनीति ने पूरी राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया, और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से अगड़ा बनाम पिछड़ों की राजनीति के झगड़े उभर के आए जी, और उसी के समानांतर
मुख्यमंत्री के परिवर्तन की बातें हुई और उससे उपजे हुए जितने भी घटनाक्रम है उसमें आप देख रहे होंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी की दुखती रग पर हाथ रखकर राजनीति करना चाहती है और साथ ही साथ अपने व्यंग्यात्मक लहजे में एक दूसरे को शर्मिंदा करना चाहती है। जी, लेकिन ये बात ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी को बदलती राजनीति में जहां पीडीए का फार्मूले ने एक सामाजिक न्याय की बात की है, सामाजिक समानता की बात की है, आर्थिक समानता की बात की है, उस राजनीति के साथ जहां तालमेल करने की जरूरत थी, भारतीय जनता पार्टी उससे सबक न हासिल कर अपने धार्मिक एजेंडे को बढ़ाना चाहती जी। और साथ ही साथ इस धार्मिक एजेंडे के चलते जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो धार्मिक एजेंडा कहीं ना कहीं एक चुनौती बन के केंद्र के लिए भी, केंद्र के घटक दलों को भी परेशान कर रहा है। जो उन्होंने कांवड़ संबंधी यात्रा पर जो आदेश पारित किया था उसमें लोक जनशक्ति पार्टी, जेडीयू और उसके जितने भी घटक दल हैं उन सब ने मुखरता से उसका विरोध किया था। तो वो बताता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मोदी के बाद नंबर 2 की राजनीति में योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से जो हिंदुत्व के माध्यम से जो पोजीशनिंग करना चाहते हैं उसके चलते केंद्र और उत्तर प्रदेश के झगड़े और मुखर हो गए। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को अनुशासन की पार्टी कहती थी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को व्यवस्थित पार्टी कहती थी, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को राजनीतिक चतुराई से भरी हुई पार्टी कह रही थी, आज की स्थिति में वो बदलते राजनीतिक परिदृश्य में एक तरह से बिखरती हुई नजर आ रही है। उसके अंदर जो झगड़े हैं वो उभर के सरफेस पे आ गए हैं और ये झगड़े आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे, जिसके संकेत साफ रूप से हमें दिखाई दे रहे हैं किसी न किसी माध्यम से। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर की जो लड़ाइयां हैं और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश के जो अन्य घटक दल हैं, साथ ही साथ जो विधायक हैं, उनके जो आरोप हैं मुख्यमंत्री पर, वो सब बताता है कि भारतीय जनता पार्टी जो एक तरह से समय के साथ अपने आप को परिवर्तित करती थी, अब उस परिवर्तन से बहुत दूर जा चुकी है, सिर्फ धार्मिक एजेंडे को आगे रखना चाहती है और वो ये भूल गई है कि अब राजनीतिक पृष्ठभूमि, राजनीतिक परिदृश्य, राजनीतिक विमर्श देश का बदल चुका है। ठीक बात है। अजीम अख्तर साहब, बिलाल साहब ने बड़ी महत्वपूर्ण बात की, वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये पहचान नहीं पा रही कि राजनीतिक विमर्श बदल गया है। उन्होंने कांवड़ यात्रा का जिक्र किया। आज ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एक बिल पारित हुआ है, वो धर्म परिवर्तन वाला बिल है जो 2020 में पारित हुआ था, उसको संशोधित बिल पेश किया गया है। उसमें सजा उम्र कैद से भी मतलब 20 साल से भी पूरी उम्र कैद, पूरी ज़िंदगी उसमें रहेंगे। ये लव जिहाद वाला ही मसला है पूरा, कि लव जिहाद के नाम पर एक अलग तरीके की जो पॉलिटिकल डायमेंशन देने की कोशिश होती है। तो बीजेपी इस तरह की राजनीति जो उसका कोर इशू था उस पर वो कायम है, चाहे वो कांवड़ यात्रा का मसला हो, चाहे लव जिहाद वाला जो आज बिल पास हुआ है, विधेयक पास हुआ है, वो अपने कोर इशू में है। कहा यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व के जो कोर इशूज हैं उसका एक आवरण अपने इर्द गिर्द वो बना लेना चाहते हैं ताकि उस चक्रव्यूह को कोई भेद ना पाए। अजीम अख्तर साहब अनम्यूट करिए। अजीम साहब हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। अनम्यूट करिए कृपया। अजीम अख्तर साहब की आवाज नहीं मिल पा रही है। ये सवाल हम संजय श्रीवास्तव जी की तरफ टॉस कर देते हैं। संजय जी आप बोलिए। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने गुरगेन जी कि ये जो कच्चा गच्चा और ये सब पॉलिटिक्स तो कहने की बात है, लेकिन 2024 के चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के महंत योगी आदित्यनाथ जी के बीच में जो मतभेद थे वो खुलकर सामने आ गए थे, क्योंकि ये जिन सीटों पे तमाम लोगों को चुनाव नहीं लड़ाना चाहते थे उन सीटों पे उन्हें चुनाव लड़ाया गया और बाद में जब हार जीत हुई तो इसको लेके सीधे सीधे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं इन्होंने। अजीम साहब मैं आऊंगा आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। आपकी आवाज मिल रही है अजीम साहब? ठीकरा जो है वो
अमित शाह और केंद्रीय नेतृत्व पर इन्होंने फोड़ा और कहा कि ये हार और जीत के जो निर्णय थे वो उन लोगों के थे और उनकी वजह से हार हुई, क्योंकि 34-35 लोगों का टिकट मैं चाहता था कि उन्हें ना दिया जाए, वो हारने वाले कैंडिडेट हैं, लेकिन उन्हें टिकट अमित शाह की तरफ से दिया गया है। और ये लड़ाई खुलकर आमने सामने हो गई थी चुनाव के नतीजे के दिन से ही। तो ये कहना कि कोई गच्चा दे रहा है कि नहीं दे रहा, ये तो सारी चीजें बीजेपी में भी साफ है और केंद्रीय नेतृत्व में भी बहुत साफ है कि इस समय जो है वो योगी आदित्यनाथ जी को उसी दिन मैसेज दिया कि जब देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दिया, भले ही वो स्वीकार नहीं हुआ, लेकिन वो मैसेज उत्तर प्रदेश के लिए था कि नैतिक जिम्मेदारी लेकर योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे दें। फिर जिस तरह से केशव मौर्य की बॉडी लैंग्वेज चेंज हुई है और वो जिस तरह रिएक्ट कर रहे हैं, या ब्रजेश पाठक रिएक्ट कर रहे हैं, मीटिंग्स में नहीं जा रहे हैं, कैबिनेट में नहीं जा रहे हैं, दिल्ली का चक्कर लगा रहे हैं, दिल्ली में भी आमने सामने नहीं पड़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर कहा जा रहा है कि केशव मौर्य और उनको बल मिल रहा है, जिसकी वजह से ये सब चल रहा है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व क्या तय करता है, कौन डाउन होता है और कौन अप होता है, किसको सत्ता की कुर्सी मिल जाती है, कौन सत्ता से हाशिए पर होता है। यहां तक बात आ गई दोनों डिप्टी सीएम हटाए जाने वाले, उनकी जगह नए चेहरे आने वाले हैं। तो ये सब तमाम चीजें चलती हैं, लेकिन एक अच्छी चीज हुई जो आज विधानसभा में माता प्रसाद पांडे जी के रूप में आए कि नेता प्रतिपक्ष बनाए गए। आप लोगों को याद होगा मनोज पांडे मुख्य सचेतक हुआ करते थे समाजवादी पार्टी के जी। तो निश्चित तौर पर एक ब्राह्मण चेहरा इनको लाना था, तो मुख्य सचेतक किसी और को बनाया और इसी तरह वो कमाल अख्तर को बनाया तो मुस्लिम अल्पसंख्यक भी कर दिया और अगले वर्ष से एक ब्राह्मण चेहरे को उन्होंने अपनी पार्टी का नेता प्रतिपक्ष बना दिया। तो कहीं ना कहीं जो पीडीए उसे भी बरकरार रखा अखिलेश यादव ने और एक मैसेज भी दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एक योगी आदित्यनाथ की सरकार पर और खुद उन पर मैं बहुत मुखर होकर कह रहा हूं कि छत्रीवाद, सरकार में छत्रीवाद और पूरे उत्तर प्रदेश में जो छत्री पॉलिटिक्स की बात होती है ये बीजेपी वाले भी जानते हैं, वही लोग बताते हैं, मैं क्या बताऊंगा। तो उसकर भी आघात है माता प्रसाद पांडे को लाने से। और अगले चुनाव में जैसा कि आज शिवपाल ने इशारा कर ही दिया कि आपके दोनों डिप्टी सीएम फिर से गच्चा देंगे, तो निश्चित तौर पर अंदर खाने में क्या चल रहा है खुली तस्वीर की तरह सबको दिख रहा है, बस कोई बोल नहीं रहा है लेकिन सब समझ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की जनता भी भली भांति समझ रही है कि आगे आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, वो साफ साफ नजर आ रहा है। ठीक बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात संजय जी ने कही, भाई सब कुछ पत्ते खुल गए हैं। अजीम अख्तर साहब आपके पास आ रहा हूं, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है इस बात को लेकर, जैसे कांवड़ यात्रा को लेकर अभी बात की बिलाल साहब ने कि भाई कांवड़ यात्रा योगी आदित्यनाथ एक ऐसा ताना बाना जो कि उनका औरा है, हिंदुत्व के सबसे बड़े नेता के रूप में मैं मानता हूं, देश में और दुनिया में हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे हैं वो। उन्होंने एक ऐसा औरा क्रिएट करके रखा है कि उनकी पार्टी के लोग भी उनसे अब थोड़ा दाएं बाएं ही रहते हैं, सीधे कोई मोर्चा ले नहीं पाता। ऐसी स्थितियां हैं, क्योंकि अभी हाल में ऐसा लगा कि वो उनको हटा दिया जाएगा, ऐसा खबरें मीडिया में फ्लोट कराई गई, लेकिन योगी ने कहा कि नहीं, हम हैं और हम आगे भी रहेंगे, चिंता मत करिए। और उन्होंने कांवड़ यात्रा का एक स्टैंड लिया। उसके बाद अभी आज ही वो बिल पेश कर दिया लव जिहाद, जो भारतीय जनता पार्टी और हिंदू संगठनों का सबसे कोर एजेंडा था कि भाई ये लव जिहाद बहुत हो रहा है। तो उसको लेकर उसी के अंतर्गत एक विधेयक पेश किया, धर्मांतरण विधेयक, और वो संशोधित विधेयक है, 2020 में पास हो चुका। उसमें सजा बढ़ा दी, कुछ मामले उसमें सख्त कर दिए। ये किस तरीके का संदेश देने की कोशिश हो जा रही, क्या उसी तरीके का औरे को और मजबूत कर रहे हैं योगी जी विद इन द पार्टी एंड आउटसाइड द पार्टी? अजीम अख्तर साहब। देखिए, मैं इत्तफाक करता हूँ जो हमारे सब्जवादी साहब ने फरमाया वो बिल्कुल 100% दुरुस्त था। अच्छा, आते हैं हम बात इस तरफ करते हैं लव जिहाद की तरफ। अनफॉर्चुनेट पोजीशन ये है मुल्क में कि पूरे मुल्क के अंदर हिंदुस्तान में इस पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक ऐसा लगता है कि लव जिहाद के अलावा कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुल्क में। बेरोजगारी कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुर्बत कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लव जिहाद के मसला है जिसने पूरे मुल्क को खराब कर रखा है। भाई व्हाट इज लव जिहाद? लव अलग से, जिहाद के मायने आप गलत ले रहे हैं। आप जिहाद का मतलब बोलेंगे जो आपने जबरदस्ती मुंह में ठूस दिए हैं। जिहाद का मतलब यह है कि स्ट्रगल करना किसी गलत चीज को खत्म करने के लिए। अजीम अख्तर साहब, सालों से लोग ये समझा रहे हैं लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। वो जिहाद मुल्ला उमर वाला मानते हैं,
वो जिहाद सुलेमानी वाला मानते हैं। वो हमारे आप वाला जिहाद नहीं समझ पाएंगे। वो कह रहे हैं मुल्ला उमर जो जिहाद करता है तो वही वाला चाहिए इनको। ये दिक्कत है, उसी को कहते हैं कि भाई वही जिहाद है जी। को गलत माने, लेकिन इम्पोज मत करें, बाहर छोड़िए उसके। अब सवाल ये है कि आप लब जाके आपने सजा दे दी कि वो 10 साल उम्र कैद के फल होंगे, चाहते क्या आप? है एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की से मोहब्बत करता है, वो तो आप उससे गवारा कर लेते हैं, तो उसके उल्टा अगर होता है, हिंदू लड़की मुसलमान लड़के से करती, तब लब जहाज का तमाम सेक्शन शुरू हो जाते, सेक्शन उस उम्र कैद करेंगे। ये कोई हल नहीं है। देखिए लव जहाद ये मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम इंटररिलीजियस मैरिज आज की नहीं है, ये तो सदियों से पुरानी चली आ रही है और ये जारी रहेंगी। आप इसको रोक नहीं सकते, आप इसे किसी भी हालत में रोक नहीं सकते। मौलवी और पंडित कोशिश कर रहे हैं, हमारे मौलाना जोर लगा लें, आपके पंडित जोर लगा लें, ये जो बैनुल मजहबी शादी है इसको रोका नहीं जा सकता। जो मजहब से बगावत करेगा, देखिए मैं समझता हूँ कि लड़का या लड़की जो लोग दूसरे मजहब में शादी कर रहे हैं वो अपने मजहब से, अपनी परंपराओं से, अपने ट्रेडिशन से बगावत कर रहे हैं जी। तो वो तो करेंगे, आप उन्हें कैसे रोक सकते हैं? आप उन्हें रोक ही नहीं सकते, ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हाँ ये तो हो सकते हैं कि आप इस तरीके जो योगी साहब ने कानून पास कर रहे हैं, इससे हिंदुओं के अंदर, मासूम जहनों के अंदर अक्सरियत जो हमारे मुल्क की बहुत मासूम है, उसको जो आप पढ़ाएंगे, जो सिखाएंगे, वो सब उसके लाशऊर में अशरफ काउंसिल में बैठ जाएगी। आप उनको एक तरीके से गलत तरीके से गलत मैसेज पहुंचाना के साथ और ये मुस्लिम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, ऐसा नहीं है। ये तो सिलसिला जारी रहेगा। नहीं, वो कहते हैं कि सरकार इसलिए लाई है अख्तर साहब कि भाई धर्मांतरण हो रहा, दबाव प्रभाव डाल के, नाम बदल के, धोखा दे के लोग शादी करते हैं, फिर धर्म चेंज करा देते हैं, तो ये तो क्राइम है। वो सरकार का तो ये मानना कि भाई ये क्राइम है, सीधे तौर पर अगर किसी को धोखा देना तो क्राइम है। देखिए ऐसा है, मैं करूँगा आपको, जबरदस्ती मजहब कोई तब्दील नहीं कर सकता, न करा सकता, इम्पॉसिबल। आप मेरा मजहब जबरदस्ती तब्दील नहीं करा सकते, आप मुझे लालच देकर तब्दील करा नहीं सकते। मेरी अगर अपनी इच्छा होगी तो मैं मजहब चेंज करूंगा। आपकी अगर अपनी इच्छा है, आपके अंदर से तब्दीली मजहब का रुझान पैदा होता है तो आप करेंगे। ये जबरदस्ती के आपने जिसको कहते हैं लब दे दिए कि साहब जबरदस्ती धर्म परिवर्तन हो रहा, कहाँ हो रहा भाई जबरदस्ती का धर्म परिवर्तन? लालच देंगे कोई नहीं कर सकता। लालच आप कितना दे देंगे? आप एक आदमी को कहेंगे भाई हम तुम्हें 5 लाख दे देंगे, 5 लाख आज के जमाने कितने दिन चलेंगे? आप उसे 10 लाख देंगे, 50 लाख। अजीम साहब मैं जवाब ले लेता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेता उंगली उठा रहे हैं। बोलिए अमरदीप त्रिपाठी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी मेरे कुछ सवाल भी ऐड कर लीजिए इनसे। अच्छा ठीक है, चंचल यादव सवाल पहले बोल दीजिए आप। चंचल यादव बोलिए। देखिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी, पूरी तरीके से इनको उत्तर प्रदेश की जनता ने गच्चा दे दिया, इनके मंत्री लगातार गच्चा दे रहे हैं, इनके विधायक लगातार गच्चा दे रहे हैं, और मुख्यमंत्री जी दिल्ली को गच्चा दे रहे हैं। ये आपने बता दिया स्पष्ट तरीके से। अब मुख्यमंत्री जी को जब कुछ सूझ नहीं रही है तो धर्म को बीच में लेके आ रहे हैं। अब इनको पता चल गया है कि मेरी नैया डूब रही है, मेरी राजनीतिक नैया डूब रही है, और जिस तरीके से पीडीए जो हमारा है लगातार संघर्ष करके काम कर रहा है, अब आदरणीय मुख्यमंत्री को लग गया कि अब एक ही रास्ता है। मुख्यमंत्री की कहां राजनीतिक नैया डूब रही भाई? मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तो सर उत्तर प्रदेश में सर्वमान्य नेता हैं, कहां नैया डूब रही उनकी? जी एक मिनट, आपने देखा होगा जिस तरीके से इनके एक मंत्री हैं अनुराग ठाकुर जी, संसद भवन के अंदर, बताइए आप बताओ, नेता प्रतिपक्ष को इस तरीके की सबकी गाली देते हैं, और ये जिहादी लोग तो ये लोग हैं, इनके अंदर जातिवादी मानसिकता का जिहाद है, इनके अंदर धार्मिक मानसिकता का जिहाद है। अरे जिहाद समझो अजीम अख्तर साहब का, अजीम अख्तर साहब जिहाद का कुछ दूसरा ही मतलब बता रहे हैं जो मूल है, आप भी वही भाषा बोल रहे हो। ये दुर्गेश जी, इनका बस एक काम है, बांटो और राज करो। ठीक है, ठीक है, अब बाकी लोगों को भी लेना है। अमरदीप जवाब दीजिए संक्षिप्त में, बहुत लंबा नहीं, बोलिए। देखेगी दोबारा आप जो है सत्ता में आने लायक भी नहीं बचोगे। ठीक है, और मुख्यमंत्री जी को तो कौन सत्ता में आएगा कौन नहीं आएगा, मुख्यमंत्री की कोई सुनवाई नहीं रही है, सत्ता में आएगा। ठीक है, अच्छा दुर्गेश जी मैं 10 सेकंड बात खत्म करूंगा, जवाब ले लीजिए। 10 सेकंड बात मेरी खत्म हो जाती है। आपको याद होगा अभी जो ओबीसी की मीटिंग थी
उसमें बताइए कितना बड़ा गच्चा दिया आदरणीय डिप्टी सीएम, दोनों डिप्टी सीएम ने। मुख्यमंत्री के आने से पहले कहा कि हम लोग इनकी बता मीटिंग में नहीं दिया शामिल है होंगे। भाई, हमने निकल लिए। हमने बता दिया। अमरदीप त्रिपाठी से जवाब भी पूछ लिया है। बोलो अमरदीप त्रिपाठी, बोलो भाई। चौहान साहब मैं जवाब दे रहा हूँ। जिस प्रकार से अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अजीम साहब भी कह रहे थे कि जो है लव जिहाद की बात कर रहे थे, देश के अंदर हजारों ऐसे केस आए जहां पर धोखे से, छलावे से हिंदुओं का धर्मांतरण किया गया। और उस समय जब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आज कानून लेके आ रहे हैं, तो किस बात का भाई पेट में दर्द हो रहा है? पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। संशोधित किया है, धोखा देकर, चौहान साहब सुन लीजिए, धोखा देकर किसी भी त्रिपाठी जी बोलने दीजिए भाई, बोलने दीजिए। चंचल यादव, नो चंचल यादव बोलने दीजिए उनको भाई। त्रिपाठी जी सज्जन आदमी, तो उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, उनकी बात दबाइए मत। आपकी नजर में और भी अलाउ नहीं करेंगे, नहीं भाई। चंचल यादव गलत बात, उनको बोलने दीजिए, आराम से बात हो रही ना, बोलिए। क्यों लोग रहा चंचल यादव वो आपके बीच में नहीं बोले, गलत बात है। अब वो आपके बीच में नहीं बोले, आपको धैर्य से सुना, आपने अपनी विपक्ष की पूरी भूमिका निभाई। बोलिए। कम से कम जो है अच्छे से सुनने के प्रयास करिए। और अगर मुख्यमंत्री जी जो है इस पर कोई कानून लेके आ रहे हैं, मेरे ख्याल से पेट में दर्द नहीं होना चाहिए था। और जो कह रहे थे अभी अजीम साहब कह रहे थे कि हिंदू अगर कोई मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो दिक्कत नहीं होती है। मैं पूछना चाहता हूं अजीम साहब से, अगर इस प्रकार से जब कोई भी हिंदू लड़का मुस्लिम लड़की से शादी करता है तो इनके धर्म के ठेकेदार कहते हैं सर तन से जुदा हो जाएगा, तो उस नारे पर तो आप विरोध नहीं करते हैं। भाई आप लोग वास्तविकता का बात करिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कभी भी किसी भी धर्म के खिलाफ बात नहीं कर रही है। कोई धर्मांतरण करना चाहता है तो सोचे से उसका प्रक्रिया है, नियम रूल और रेगुलेशन है। लेकिन आपसे किससे कह दिया कि हमारे अजीम साहब मैं आ रहा हूँ, अजीम साहब मैं आ रहा हूँ। चंचल बिल्कुल बीच में नहीं, ठीक है, कंप्लीट करिए। त्रिपाठी जी कंप्लीट करिए। अजीम साहब मैं आ रहा हूँ, अजीम साहब आ रहा हूँ, बोलने दीजिए उनको, बोलिए। अपने टाइम पे बोलिएगा। अजीम अख्तर साहब देखिए, आवाज जाने की समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है। जनता का माहौल पैदा कर रहे हैं। हमें कोई जवाब सुन लीजिए। अजीम साहब को चुप कर, चौहान साहब अजीम साहब को कृपया चुप कराइए। और दूसरी बात, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि नौकरी की बात करते हैं। अरे नौकरी की बात समाजवादी पार्टी करेगी? युवाओं के हाथ में कट्टा देने का काम अखिलेश यादव ने किया था। भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आरबीआई का आंकड़ा पढ़ लीजिए, 2023-24 के आंकड़े अगर देखेंगे 4 करोड़ नौकरियां मिली है। और 2018 से अगर 24 तक बात करेंगे 16 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री सदन में झूठ बोलते हैं, मुख्यमंत्री प्रोग्राम में झूठ बोलते हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। मैं बिलाल साहब के पास जाता हूँ, दोनों लोग शांत हो जाइए। बिलाल साहब ठीक है, अमरदीप त्रिपाठी बात आ गई। चंचल यादव आप दोनों लोग प्लीज। बिलाल साहब, वास्तव में ये झगड़ा मुद्दों का है। जैसे माता प्रसाद पांडे ने कहा कि भाई मेरे जिले सिद्धार्थनगर एक छोटा सा जिला है, वहाँ 2.25 अरब के तार बदले जा रहे हैं बिजली के। वो कह रहे 6 महीने से मैं पूछ रहा हूँ कि भैया कहाँ ये तार लगाओगे, कोई बताने को तैयार नहीं। वो कह रहे ठेका किसी को दे दिया भाई साहब आपने, वो आप जानो, लेकिन तार तो अभी जहाँ थोड़े बहुत लगे हैं वो गलगल के नीचे गिर रहे हैं। वो कह रहे सरकार को जनता का पैसा है, ये बर्बाद हो रहा। तो समाजवादी पार्टी के नेता जो विपक्ष हैं विधानसभा में, वो बिजली की बात कर रहे हैं और सरकार आज ये विधेयक ले आई। इन दोनों चीजों को कैसे देखते हैं आप? सरकार जिहाद की बात करे, जिहाद की बात ठीक है। बिलाल साहब बोलिए। इतनी अराजकता मत फैलाइए, क्योंकि आपका अमरदीप त्रिपाठी वक्त नहीं भाई, पत्रकारों को बोलने दीजिए। अमरदीप त्रिपाठी बोलने दीजिए, बोलिए बिलाल साहब। जी, आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी ने आज सदन में ये भी कहा महिलाओं के अमरदीप जी, बिलाल साहब जुआरी से सवाल मेरा, बोलिए बिलाल साहब। बिलाल जी बोलिए।
बिलाल जी तक आवाज जा नहीं रही मुझे लगता। जी जी बोलिए। देखिए दुर्गेंद्र भाई जी, देखिए हमें एक लार्जर पिक्चर पे बात करनी चाहिए। हमें बार बार ये समझने की जरूरत है कि जिस मुख्यमंत्री का उत्तर प्रदेश के अंदर दो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर विरोध कर रहे हो, जिस मुख्यमंत्री के उस पार्टी के विधायक विरोध कर रहे हो, जिस मुख्यमंत्री का विरोध केंद्र का शीर्ष नेतृत्व कर रहा हो, जिस मुख्यमंत्री का विरोध केंद्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नेता कर रहे हो, तो वो मुख्यमंत्री बार बार सामाजिक मुद्दों पर ना जाकर, प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर ना जाकर, प्रदेश की बेरोजगारी पर ना जाकर, प्रदेश के जो प्रासंगिक है मुद्दे हैं उस पर ना जाकर, प्रदेश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ना बात कर जो उसकी जिम्मेदारी है उस पर ना बात कर धर्म पर जाता है। तो ऐसे मुख्यमंत्री को तो शंकराचार्य जैसा पद दे देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को। उसको मुख्यमंत्री बनाने की जरूरत क्या है जब आप मुख्यमंत्री प्रदेश की अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। बीच में नहीं बोलने दीजिए। जब आप मुख्यमंत्री होते हैं ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश की जो गवर्नेंस के जो पहलू है उसकी अकाउंटेबिलिटी आपकी जिम्मे होती है। पूरे देश पर 205 लाख करोड़ का कर्जा है केंद्र सरकार पर, और उत्तर प्रदेश पर भी 8 लाख करोड़ का कर्जा है। और अगर आप पूरे देश की बात करें पिछले 10 सालों में हर व्यक्ति पर 1.5 लाख रुपए का कर्जा है। तो ये तो कारकर्दगी है केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की। तो आप कुल मिलाकर जब आपकी जो जिम्मेदारी है, जब आप उस जिम्मेदारी निभाने में विफल हो जाते हैं तब आप एक धार्मिक एजेंडे पर जाते हैं, एक कॉम्युनल एजेंडे पर जाते हैं, एक ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं और पूरे समाज को डिस्टर्ब करते हैं। और इसका विरोध भारतीय जनता पार्टी के घटक दल खुद ही कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्म की क्या बात है? ठीक है बिलाल साहब, एक छोटा सा 10 सेकंड का जवाब भाई। वो करें विकास की बात नहीं कर रहे हैं। आप जब असफल हो जाते हैं मूल मुद्दों पर, बिजली पर, पानी पर, बिजली आ नहीं रही है, तो आप फिर हिंदू कार्ड चल देते हैं, लब जिहाद चल देते हैं, कुछ ना कुछ कांवड़ यात्रा वाला मसला चल देते हैं, फिर आपको हिंदू याद आ जाता है। 10 सेकंड बस। अमरदीप। चौहान साहब, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश में आज जो है तो दूसरे नंबर पे पहुंच गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, आज एयरपोर्ट की बात करेंगे, सड़कों की बात करेंगे, हर तरह डेवलपमेंट हो रहा। मेट्रो आज उत्तर प्रदेश में कानपुर में शुरू हो गया, गोरखपुर में हो रहा है, सब जगह पे काम चल रहा। और कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं हो रहा, धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति हो रही। अरे भाई साहब, समाजवादी पार्टी धार्मिक तुष्टीकरण की राजनीति कर रही थी। 200 करोड़ जो है इसके लिए निकाला था, 200 करोड़ का फंड जो निकाला था कब्रिस्तान की बाउंड्री के लिए, तब कोई नहीं कह रहा था। समय दीजिएगा। समय बिल्कुल नहीं, 10 सेकंड दूंगा। ठीक है अमरदीप त्रिपाठी, अगर वो कब्रिस्तान के बाउंड्री उठवा रहे हैं तो आप मंदिर बनवा रहे हैं, अंतर क्या दोनों में? दोनों मंदिर क्या है भाई? ये वो है जो मेट्रो की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, आपने 8वां बजट पेश किया था लास्ट टाइम। अभी 8वें बजट में हर साल आप 5 जिलों में मेट्रो चलाते हो, गोरखपुर, आगरा, बरेली, प्रयागराज, वाराणसी। बताओ कहीं मेट्रो चली हो तो? लफारी करने का काम करते हो। ठीक है। अब अंतिम टिप्पणी संजय श्रीवास्तव के। अब मेरे पास वक्त नहीं। संजय श्रीवास्तव, अंतिम टिप्पणी भाई। ये बिलाल साहब ने चर्चा को एक अलग तरीके की दिशा दी। वो कह रहे हैं कि भाई मूल मुद्दों पर आओ, क्योंकि अब 2024 की राजनीति बदल चुकी है, जनता काम चाहती है। मता प्रसाद पांडे कह रहे हैं बिजली के तार पिघल कर गिरे जा रहे हैं, 2.25 अरब रुपया किसकी पेट में चला गया, उसका जवाब विधानसभा में देना चाहिए मंत्री जी को। और वो आ गया कि भाई लब जिहाद विधेयक संशोधन पेश हो गया। संजय जी देखिए, लब जिहाद को जरा सभी पैनलिस्ट जो है इसको बहुत संक्षिप्त एक लाइन में, मैं भी लोग बहस कर रहे थे तो मैं उसे पढ़ रहा था। एक्चुअली क्या है, इसमें कुछ खास नहीं किया। पहले 10 साल की सजा थी और आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया है। और वो तब है किसी भी धर्म में यदि कोई लड़की लड़का आपस में शादी करते हैं, लेकिन शादी के बाद लड़की पक्ष या लड़का पक्ष जबरिया किसी का धर्म परिवर्तन करता है, और उसकी शिकायत अगर वो करता है
तब जाके अगर वो एफआईआर होती है तब उस पर ये क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट लागू होगा, जिस पर अब सजा का प्रावधान बढ़ाया गया, आजीवन कारावास में कन्वर्ट किया गया। ये बहुत सीधी से एक लाइन की कानून है, इसको समझ लेना चाहिए, इस पर बहुत लंबी बहस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू लड़की, मुस्लिम लड़का, मुस्लिम लड़की, हिंदू लड़का, पंजाबी लड़की और सिंधी लड़का, तमाम जातियों धर्मों में शादी विवाह हो रहे हैं। और 25% मामलों में तब होता है जब हिंदू मुस्लिम में खास तौर के मामले सामने आते हैं कि लड़की हिंदू होती है, लड़का मुस्लिम होता है और उस लड़की को जबरियन धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ऐसे तमाम केस आए जिसमें हत्याएं तक हुई। उस चीज को संज्ञान में लेकर यह विधेयक या एक्ट पारित किया गया है। तो इसको बहुत सीधे से समझ लें, इस पर कोई बहस करने का मुझे नहीं लगता है कि इस पर बहस होनी चाहिए। राजनीतिक परिदृश्य इस समय चल रहा है उत्तर दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में, वो पत्रकार भी समझते हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी समझ रहे हैं और पार्टी वाले भी समझ रहे हैं। इसमें कोई यह नहीं है कि जो ना समझा है। अब अमरमणि त्रिपाठी की जो बीजेपी के पैनलिस्ट हैं, उनकी मजबूरी है कि अपनी पार्टी की चीजों को समझते हुए भी वो किसी चैनल के प्लेटफॉर्म पे दुर्गेन जी कैसे बोल सकते हैं? बोल देंगे तो वो पार्टी में रहेंगे क्या? बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत धन्यवाद। अमरदीप त्रिपाठी जी बहुत धन्यवाद। चंचल यादव, अजीम अख्तर साहब, बिलाल सब्जवारी साहब बहुत धन्यवाद। आभार दर्शकों का जिन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत रुचि के साथ में देखा, हमें अपना आशीर्वाद दिया। बात बड़ी पते की कह गए संजय श्रीवास्तव कि भाई ठीक है, कानून बना है, कानून हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, सिंधी के लिए, पंजाबी के लिए, सबके लिए है। कानून तभी काम करता है जब कोई शिकायत आती है, एफआईआर होती है। लेकिन टाइमिंग और उसको किस तरीके से पेश किया जाता है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके राजनीतिक इशारे भी होते हैं, इसके सामाजिक भी इशारे होते हैं। लेकिन फिलहाल गच्चा पॉलिटिक्स में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।